कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया रेस में आगे, बैठकों का दौर जारी। की छापेमारी ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ मामले को लेकर एनआईए कर रहा है कार्रवाई। फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बैन लगाने के अपने फैसले का किया बचाव। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की सिडनी में प्रस्तावित क्वाड की बैठक। बाइडेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किए जाने के बाद लिया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़े ने कहा, इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 में मिलेंगे क्वाड नेता। आगाज। और आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली और पंजाब एक दूसरे के होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब को हर हाल में चाहिए जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये अब 1,00,000 का सवाल बन गया है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु तक हलचल है और बैठकों का दौर जारी है। राज्य के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले कल कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी बैठक हुई। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। दिन भर चले मंथन के बाद भी अभी तक राज्य के मुखिया के नाम पर मोहर न लग पाना जो है वो नेतृत्व की असफलता को दर्शाता है। हालांकि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सीएम पद की रेस में फिलहाल सिद्धरमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की भूमिका काफी अहम रही है। देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए एनआईए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ पर एक बड़ी और बात फिल्म द केरल स्टोरी से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। राज्य सरकार ने कहा कि ये फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में कई दृश्यों में भड़काऊ बातों को कहा गया, जिनसे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर मूवी की स्क्रीनिंग की इजाजत दी जाती है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है। वहीं हिंसा नफरत की कोई माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ। आर्थिक नुकसान का जो हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सकता। बंगाल सरकार का ये भी कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। हाईकोर्ट राज्य की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखकर सही फैसला लेने में समर्थ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। और अब बात करते हैं भारत में जारी G20 बैठकों से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं भुवनेश्वर की, जहां जारी G20 संस्कृति कार्यसमूह की दूसरी बैठक का आज आखिरी दिन है। वहीं मंगलवार को विदेशी प्रतिनिधियों ने कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का दौरा किया। मंदिर की भव्यता और इसके समृद्ध इतिहास ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध किया है। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच निर्मित
इस सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये 1984 में यूनेस्को सूर्य मंदिर से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट देखिए। जोड़े पहिए हैं जो प्रतीकात्मक रूपांकन के साथ भव्य रूप से उकेरे गए हैं, जो 7 उत्साही घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन करने कोणार्क आते हैं। साल 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी। मंदिर की भव्य वास्तुकला is working to make us feel at home. In the hotels also, all the organization of the meetings are amazing, and I think this is a great opportunity for us to see Indian culture in local, so we can actually see in practice the things that we are discussing in the meeting room, how it's important to preserve this kind of places. It's been really wonderful to have been given such a beautiful tour of the temple here and to have experienced the city of temples, Bhubaneswar. We've been really privileged to attend and been given such wonderful hospitality, and we've had productive discussions across the G20 group, so we're really thankful to India for hosting us so well and facilitating such productive discussions. बंगाल की खाड़ी के तट पर खड़ा ये भव्य सूर्य मंदिर पर उगते सूरज की पहली किरण पड़ती है। सूर्य की रुपहली किरण सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार को रोशन करती है। ये खूबसूरती विदेशी मेहमानों के दिल को छू गई। इस यात्रा के दौरान अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को ओडिशा के शास्त्रीय लोक नृत्य से भी परिचित कराया गया। तेरहवीं शताब्दी का ये शानदार सूर्य मंदिर गवाह है भारत के उस मुकाम की जब पश्चिम सीख रहा था, हमने दुनिया को सिखाया। ये ना सिर्फ हमारी संस्कृति है, ना सिर्फ हमारी पूजा पद्धति है, बल्कि विज्ञान है जिसे पूरी दुनिया ने जाना। कैमरामैन जगन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, कोणार्क, ओडिशा। वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत मुंबई में चल रही तीसरी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का भी आज अंतिम दिन है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इस आयोजन से सदस्य देशों के बीच समझौते और समझ से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बात सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की, जिसकी बढ़ती समस्या के बीच एमवोडो नाम का एक स्टार्टअप इसका स्थायी समाधान लेकर आया है। कंपनी का उद्देश्य है कि प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस की वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस नए दृष्टिकोण के प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की यह रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ज्यादातर समय हम देख पाते हैं यूज होता है प्लास्टिक्स के मटेरियल से, और प्लास्टिक जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है लकड़ी या उस जैसे धातु से और अलग तरीके से बना हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रश है, ये लकड़ी का उसका बेस है, यहाँ पे जो इसका ब्रिसल है वो भी अलग तरीके से। शेविंग अगर बात करें, शेव करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया है जिससे कि प्लास्टिक यूज कम से कम या फिर कहे तो कम से कम हो। तो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? अग्नि मित्रा जो है सर, आपकी कंपनी स्टार्टअप क्या है नाम? मेरा कंपनी का नाम है एमवोडो इको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। हम 2019 से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और अभी तकरीबन 4 साल हो गए, एंड वी आर डूइंग प्रीटी गुड विद दिस। तो आप बताइए, ये जो प्रोडक्ट्स आप लोग लेके आए हैं यहाँ पे, खासतौर से ये जो कंघी है, कटलरी सेट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कटलरी सेट्स है, ये खासतौर से यूज होता है प्लास्टिक्स में बहुत ज्यादा। तो क्या रीजन था आपका ये लेके आने का? तो 2019 में जब मैं इंडिया वापस आया,
मैं पहले जर्मनी में रहता था, तो आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स देयर एंड आफ्टर फिनिशिंग माई मास्टर्स मैं इंडिया वापस आया 2019 में। जब मैं वापस आया तो मेरे को इंडिया में लगा कि प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, तो मेरे को लगा कि मुझे इसके अगेंस्ट में कुछ करना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ही एक्सपेंसिव एक चीज़ था कि एक ब्रश भी अगर बैम्बू को खरीदने जाए तो लोगों को 100 से 150 रुपया खर्चा करना पड़ता था, तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरे को लगा इसको स्केल करना चाहिए एंड द मार्केट वाज टू मच डिपेंडेंट। बैम्बू के सब प्रोडक्ट स्टार्ट किए। बैम्बू टूथब्रश वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि बैम्बू टूथब्रश हर एक के घर में है एंड टूथब्रश इज समथिंग विच वी इग्नोर। जब हम सोचते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन, तो हम सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन के बैग्स ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि आपने जो पहला टूथब्रश यूज किया था लाइफ में, वो आज भी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो टूथब्रश इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हमने बैम्बू टूथब्रश बनाए, उसके बाद हमने कोम्स बनाए, क्योंकि कोम्स भी हर घर में यूज होता है, और लकड़ी का बनाया, बैम्बू का बनाया। देन वी गेट इनटू रेजर्स। अभी हमारे पास तकरीबन 80 से ज्यादा एसक्यूज हैं, सारे बैम्बू और वुडन प्रोडक्ट्स के हैं, प्लास्टिक फ्री हैं। और हमारा यही टारगेट है कि हम डॉन टू डस्ट, सुबह से शाम तक जो भी आप प्लास्टिक का यूज करते हैं उसको बैम्बू के किसी प्रोडक्ट से रिप्लेस करें। ये थे अग्निमित्रा, एक तरह से मेक इन इंडिया का नायाब एग्जाम्पल है, किस तरीके से प्लास्टिक फ्री भी करना है और किस तरीके से ये मेक इन इंडिया चाइना से पूरा प्रोडक्ट। शुरुआत में देरी हो सकती है। इसके चलते 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। इसके आगमन के साथ हो सकती है, जिसे सामान्य श्रेणी की वर्षा समझा जाता है। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांव में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आज से सागर परिक्रमा के 5वें चरण की शुरुआत कर रहा है। आज महाराष्ट्र के रायगढ़ से शुरू होकर आगामी 19 मई को और हितधारकों के सामने आने वाली 14वीं आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को याद करते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सम्मानित करते हुए मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 स्थानों को कवर करते हुए 4 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इस अभूतपूर्व पहल को चरण 5वें की। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है। ये कार्यक्रम में दुनिया भर के आने वाले हैं। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऐसे ही विशेष लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं और हम जानते हैं कि इनमें से बहुत लोगों को हम नहीं भी जानते और उनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं मणिपुर के तो कलरी पयट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी मार्शल आर्ट हैं, विधाएं हैं
जो भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा रही है। कलरीपयट केरल की पहचान है तो थांग ता जैसी मार्शल आर्ट पूर्वोत्तर की शान है और मणिपुर की पहचान के तौर पर इसको जाना जाता है। करीब 400 साल पहले की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में, दशकों में मणिपुर के तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं, थांग ता पर, और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक बार फिर से बहुत जोर शोर से जमीन पे बदलाव लेकर आ रहे हैं। मणिपुर के एसके शर्मा भी उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने थांग ता पे बड़ा काम किया है और शायद आज एक खेल के रूप में प्रचलित हो रहे थांग ता को स्वीकारता इस बात से भी जताई जा सकती है कि खेलो इंडिया गेम्स में भी थांग ता की प्रतिस्पर्धाएं की गई। थांग ता को पुनर्स्थापित करने, देश भर में प्रचलित करने के लिए मणिपुर के एसके शर्मा को सरकार दे रही है पद्म सम्मान। हमारी प्राचीन परंपराएं वक्त के साथ खो न जाए, इस सोच पर काम करने वालों में शामिल हैं के सनाथोइबा शर्मा, जो मणिपुर की करीब 400 साल पुरानी मार्शल आर्ट थांग ता को बचाए रखने में पिछले 40 वर्षों से प्रयासरत हैं। उन्होंने 1000 से अधिक युवाओं को इसमें प्रशिक्षित कर इस कला को पुनर्स्थापित कर दिया है। थांग ता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और ता शब्द का अर्थ है भाला। इस कला में तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयासों से आज थांग ता न सिर्फ मणिपुर में बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और युवाओं में इसको लेकर खासी दिलचस्पी देखी जा सकती है। अयापु ताकवी तंबिरंबा अकोई वजह गुरुमयुम गोलकेश्वर शर्मा मुझे मणिपुर मार्शल आर्ट थांग ता में हुयेन लालोंग मणिपुर थांग ता कल्चर एसोसिएशन के गुरु मायूम गौरा किशोर शर्मा ने प्रशिक्षित किया। जब उन्होंने 2015 में अंतिम सांस ली, तब संस्थान में मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानाचार्य सह निदेशक बन गया। अब तक मैं इस पद पर आसीन हूँ। इससे पहले मैं एक वरिष्ठ कलाकार था और बाद में संस्थान में लगभग 10 वर्षों तक विजिटिंग गुरु के रूप में रहा। मैंने 1982 में पाओना सदस्य कला और ग्रामीण विकास सेवा संघ के नाम से एक और संगठन भी शुरू किया। मेरा अंतिम उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को कलाकारों के रूप में तैयार करना है तथा छात्रवृत्ति और फेलोशिप के साथ इस क्षेत्र में उनके करियर को बढ़ावा देना है, ताकि वे थांग ता को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे लोकप्रिय बनाने में जुटे रहें। मैंने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में थांग ता के प्रदर्शनों को दिखाया है। मणिपुर में ये थांग ता की मदद से वहां के लोगों ने सदियों से मणिपुर को विदेशी हमलों से बचाए रखा था। ये विधा भी अन्य शस्त्र कलाओं की तरह कठिन मेहनत से सीखी और खेली जाती है। के.एस. शर्मा ने मणिपुर में इसको संरक्षित करने के लिए दशकों तक काम किया, युवाओं को जोड़ा और उन्हें इसको सीखने के प्रति प्रेरित किया। थांग ता मार्शल आर्ट जो कि मणिपुर में मार्शल आर्ट से पूरे देश में खेला जाता है, बॉयज गर्ल्स बहुत ही प्यार से खेला जाता है और एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो एक अचीवमेंट्स नजर देखने को मिल रही है, देश से बाहर हो या देश में। हमारे देश में रिसेंटली इस उम्र में और उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम उनको बधाइयां देना चाहते हैं। थांग ता विधा को लगभग 400 साल पहले मणिपुर के राजा महाराजाओं ने शुरू किया था। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इस मार्शल आर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन के.एस. शर्मा के प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में इसका प्रचलन इतना बढ़ा है कि साल 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसे शामिल किया गया। थांग ता मार्शल आर्ट को संरक्षित और प्रचलित करने के लिए के सनाथोइबा शर्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की ब्रसल्स में कल हुई बैठक की। पहली मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने डिजिटल और स्वच्छ
प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में टीटीसी, G20, वैश्विक दक्षिण की आवाज यूक्रेन और हिंद प्रशांत पर विस्तार से चर्चा की गई। इस तरह के संवाद से हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल की रूसी कच्चे तेल के मुद्दे पर भारतीय उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ परिषद को नियमों को देखने की सलाह दी है। जयशंकर ने कहा कि रूसी कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदल दिया गया और अब इसे रूसी के रूप में नहीं माना जाता। My understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी से भारतीय उत्पादों की यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। I'm sure this will give huge opportunities and openings to many businesses in India to provide high quality and innovative R&D products to India. It will also open the doors of the European Union marketplace for Indian goods of high quality at very competitive prices, which will be good for consumers in European Union, which will be good for the economies of the European Union, especially considering that they'll come from a country which is rules-based, transparent and open economy, a democracy aligned to the way of working and thinking of the European Union. वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत EU साझेदारी जुड़े जटिल मुद्दे intelligence, quantum computing, semiconductor design and the whole ecosystem around semiconductors, the microelectronics and the supply chains that today represent a big threat because of the extraordinary concentration of electronic supply chains in one particular geography. All of these represent opportunities, and at the same time we believe that the TTC and the India-EU partnership can also address the issue of harmonizing rules, regulations and approach towards the internet today and the future as the internet grows and becomes much more of a decisive force in all of our economies and all of our citizens' lives. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते होने वाली क्वाड की बैठक फिलहाल टाली जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बैठक में शामिल न हो पाने की वजह से लिया गया। बाइडेन इस वक्त अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। ऐसे में उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे को टाल दिया। Quad leaders meeting will not be going ahead in Sydney next week. We, though, will be having that discussion between Quad leaders in Japan. I thank Prime Minister Kishida for his invitation for me to attend the G7, and it is appropriate that we talk. President Biden, though, indicated that he was very much looking forward to coming down at a future date when it can be arranged, and I will visit the United States for a state visit later this year. पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अवधि अगले महीने की 8 तारीख तक बढ़ा दी। उनके खिलाफ हिंसा और देशद्रोह के 2 मामले हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सरकारी संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपों और खान के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मोहसिन रांझा के साथ मारपीट से संबंधित मामलों की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की जमानत 8 जून तक बढ़ा दी। खबर कनाडा से, जहां के अल्बर्टा शहर में जंगलों में लगी हुई आग बढ़ती जा रही है। आग के कारण हवा की गुणवत्ता खराब
स्तर पर पहुंच गई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आग के कहर से 20,000 लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के साथ सेना के जवान भी जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। अधिकारियों ने कहा कि तेज हवा के कारण भी आग का प्रकोप तेज होता जा रहा है। खबर स्पेन से, जहां के ओरियो शहर में धमाके से 2 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने कहा कि धमाका बच्चों के खेल के मैदान के पास हुआ। प्रशासन के अनुसार ये धमाका लिंग आधारित हिंसा के कारण हुआ। धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। अधिकारियों ने कहा घटना की जांच जारी है। यूरोपीय संघ के नेताओं का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आइसलैंड में आयोजित किया जा रहा है। बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष को चर्चा में शामिल किया गया। बैठक में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मौजूद हैं। इस शिखर सम्मेलन में नेता ये भी सुनिश्चित करेंगे कि रूस को युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक अमेरिका भी इस कदम का समर्थन करेगा। वहीं इटली के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश के कहर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ में इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ गया। निवासियों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मॉन्ट्रेंजियो क्षेत्र में मिट्टी धंसने से 10 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित उनके आवास से बाहर निकाला गया। बाढ़ के कारण लंबी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटा हुआ है। और अब बात कान फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई। तो फ्रांस में 76वां कान फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया। कान में आज भारतीय पवेलियन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक के माध्यम से 76वें कान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संबोधन में भारत को कंटेंट निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पवेलियन की संकल्पना का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है। पवेलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरा और नीला से प्रेरित है। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को, सफेद रंग आंतरिक शांति और सच्चाई को, हरा रंग उर्वरता, विकास और भूमि की शुद्धता को और नीला रंग धर्म और सच्चाई के कानून को दर्शाते हैं। भारत में प्रतिभा का विशाल भंडार है और भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म समुदाय को वितरण कारोबार, ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन सहयोग और दुनिया के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कंपनियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने मंगलवार को कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। कान उद्घाटन दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुरुगन रेड कार्पेट पर हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी में रेड कार्पेट पर नजर आए। और कान फिल्म महोत्सव में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा से खास बात की। ऑस्कर में पुरस्कार पाने वाली एलिफेंट विस्परर्स की अगर बात की जाए तो उसकी फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रेड कारपेट पर आप थी और मैं बहुत बार कैन पहले आई हूँ विद मूवीज़, बट दिस टाइम आई एम ऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ऑनर। अगर आई है एलिफेंट विस्परर्स की अगर बात की जाए, एक नई तरीके की फिल्म थी। आई थिंक हमारे देश में बहुत सारे बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर्स हैं एंड आई थिंक ये एक शुरुआत है विद नेटफ्लिक्स ऑल्सो कमिंग इन टू इंडिया एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स इंडिया एंड इंडियन फिल्म मेकर्स बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अब ग्लोबली लोगों को देखना और भी आसान हो गया है।
ग्लोबली फिल्म स्टार्स को फिल्म में काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने एक साथ जोड़ने पर काम भारत की सरकार कर रही है। कान में भी जो अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है उनमें एक विषय ये भी शामिल है। क्या लगता है आपको कितना महत्वपूर्ण होगा भारतीय सिनेमा के लिए? आई थिंक बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंट्रीज़ हम लोग एक ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री के लिए लेकर आए हैं। आई जेन्युइनली फील कि भारतीय सरकार को और काम करना चाहिए जहाँ वो और डॉक्यूमेंट्रीज़ को सपोर्ट करें, तो यहाँ पर तो ऑस्कर्स की लाइन लग सकती है। एलिफेंट व्हिस्परर्स की अगर बात की जाए, क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे आपको कि क्यों ऑस्कर तक जब वो पहुंची और पुरस्कार तक मिला, क्या इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण वजह? बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही प्योर फिल्म है एंड वो प्योरिटी और वो खूबसूरती सबको कनेक्ट करती है। मैं 16 साल से फिल्में बना रही हूँ और ये पहली बार मैंने इतना फ़ैन आर्ट देखा है दुनिया भर से जो आया है हमारी पिक्चर के लिए। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो फोटो तस्वीर नजर आई थी। शी शाइन की बात इस कान में हो रही है और कई वुमेन्स की अगर बात की जाए तो जो उनका योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में है उस पर चर्चा होनी है। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानती हैं? लेस देन 5% विमेन आर डायरेक्टर्स, तो स्टैट्स तो काफ़ी बुरे हैं बट ये बहुत ही ज़रूरी समय है कि और विमेन वॉइसेस को आगे हम प्रोत्साहित करें बिकॉज आई थिंक विमेन मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए। एलिफेंट व्हिस्परर्स की फिल्म मेकर गुनीत मोंगा जी हमारे साथ मौजूद थी। रेड कारपेट पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ वो भी चली थी। भारत का जो डेलीगेशन था और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज कान। और कान में ही भारतीय डेलीगेट्स और कुछ विदेशी मेहमानों के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने डिनर आयोजित किया। इस मौके पर मधुर भंडारकर, खुशबू सुंदर, भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 विजेता मानुषी छिल्लर, प्रसिद्ध मणिपुरी अभिनेता कंगबम तोम्बा, फ्रांस दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई विशेष मेहमान मौजूद रहे। इस दौरान खाने में भारत के हर प्रांत के स्वाद को शामिल किया गया। मेहमानों को मोटे अनाज से बड़े जो बने हुए पकवान थे उनका स्वाद भी चखाया गया। जिस होटल में ये डिनर रखा गया उसके शेफ प्रतीक साधु से बात की हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने डिनर होस्ट किया और उस डिनर में जो पकवान थे, जो डिशेस थी, वो पूरे भारत को दर्शा रही थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी तरीके से वहाँ नजर आ रहा था। भारत का एक एक कोना उसमें नजर आ रहा था, भारत का एक एक स्वाद उसमें दिखाई दे रहा था। प्रतीक साधु हमारे साथ मौजूद हैं जो शेफ रहे इस डिनर के। प्रतीक, हमने देखा काफ़ी कुछ चीज़ें इस डिनर में रही जो पूरे भारत के हर राज्य की चीज़ें उसमें दिखाई दे रही थी। क्या कंसेप्ट इसके पीछे? मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट यही था कि हम चाहते थे कि जो पूरे भारत के अलग अलग हमारे प्रांत हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, सबके फ्लेवर जो हैं, जो सबके स्वाद हैं, वो इस मेन्यू में दिखाई दें। मतलब जाहिर है कि हम 4 अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हैं, तो हमने डिशेस नहीं, हमने फ्लेवर्स उठाए हैं वहाँ से और नई डिशेस उनसे बनाई हैं। कान हमेशा से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है। इस डिनर के जरिए भी क्या ये माने कि भारत अपने कल्चर को, अपने फूड कल्चर को डेलीगेट्स के सामने रख रहा है? बहुत, मतलब एब्सोल्युटली जो 2023 में मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा देश आपने देखा कितना बदलाव आया है, हमारे खाने में भी उतना बदलाव आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो हमने मेन्यू कांस के लिए बनाया है इस साल, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को 2023 में। मिलेट्स को लेकर आपने बात की और भारत उस पर लगातार काम कर रहा है। भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को। क्या लगता है आपको, फ्रांस में रह के, आप तो लंबे समय से फ्रांस में हैं, और फ्रांस में रह के किस तरीके से आप बताएंगे कि मिलेट्स कितने इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए या हेल्थ के लिए? इंडिया में कितना ही सूखा पड़ता है, लेकिन मिलेट एक ऐसा ग्रेन है जो सूखे में भी आपको फसल जरूर देगा। मेरा ये मानना है कि मिलेट्स अपना हमारा नया सुपर पावर नहीं कहेंगे, उसको सुपर न्यूट्रिशन ग्रेन बोलेंगे। वो इस डिनर के जरिए बताने की कोशिश की गई। वो जरूर है क्योंकि भारत ने कितना पुश किया है पिछले 2-3 सालों में मिलेट ऑफ द ईयर और वो सब, तो हम भी चाहते हैं कि इस मेन्यू के जरिए हम मिलेट्स को थोड़ा और पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक हमारे साथ बातचीत के लिए दूरदर्शन से। तो एक विशेष डिनर था, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसको होस्ट किया था। मधुर भंडारकर,
खुशबू सुंदर, मनुषी छिल्लर, यानी तमाम वो डेलीगेट्स जो कान पहुँचे हुए हैं, उन तमाम मेहमानों के साथ में ये पूरा डिनर हुआ था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि भारत की विविधताओं को जानने की आवश्यकता है, तो आज के इस डिनर की अगर बात की जाए तो उस विविधता को जाना गया और उस डिनर के जो तमाम स्वाद थे वो पूरे भारत का स्वाद नजर आया। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, कान। और कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रसिद्ध मणिपुरी अभिनेता कंगबम तोम्बा भी रेड कार्पेट पर नजर आए। कंगबम तोम्बा से भी हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने खास बात की है। इस वक्त हम कान में मौजूद हैं और तमाम बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कंगबम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मणिपुरी एक्टर हैं, काफ़ी चर्चित एक्टर हैं, देश के जाने माने देश के। सर, इंडियन डेलीगेशन के आप ऑफिशियली हिस्सा हैं, कितना बड़ा मौका, खासकर मणिपुरी फिल्मों की अगर बात की जाए, कितना बड़ा मौका कान में रेड कारपेट पर चलना? दिस इज माय फर्स्ट टाइम फॉर कान as an actor in Manipur and for Manipur also, but this Isano has already participated many years before from the side of the director Harivansh Shyam. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं, उनका कान में आना, उनका रेड कारपेट पर आना, उनके लिए कितना बड़ा मौका? It is highest regard of each person who be participated here for the lifetime achievement. This is very important for any person related to arts of the film to be in the card. आपने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और थिएटर से जब करियर की शुरुआत होती है तो माना जाता है कि कलाकार वहीं से बनता है, और आज वो थिएटर का कलाकार जब कान तक पहुंचता है, आपके जरिए क्या वो थिएटर के उन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है? जब तोम्बा जी पहुंच सकते हैं तो बाकी कलाकार भी जो थिएटर में लंबे समय से काम कर रहे हैं? Each and everyone can enter into Cannes, either it may be from theater, either it may be from yatra. If he or she try in a positive way, without unceasingly, and in the right and what we call thinkingly in a well path. कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भारत को जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। अब भारत की पहचान एक क्रिएटर के तौर पर हो रही है। क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया में, भारतीय फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया को एक बहुत बड़ी राह दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है दुनिया की फिल्मों के लिए भारत भी? India is, you see, is a vast country. So many languages, so many costumes, so many habits, so many what do we call mannerisms is there. And we have also produced different type of films from east, from south, from north, everywhere. All are very, very important. And in India, I think, is a very big garden of the flower. So many flowers blooming differently with different colors. And it's a very nice thing. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. दूरदर्शन से बातचीत के लिए कंगबम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद है, मणिपुरी कलाकार हैं और कान में पहुंचे हुए हैं, भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा हैं। और अपने आप में एक बड़ी बात है, थिएटर के कलाकार, और थिएटर में कहा जाता है कि कलाकार वहीं से बनता है, और वो कलाकार जब कान में होता है, रेड कारपेट पर चलता है, तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम थिएटर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि कान अपने आप में उनका स्वागत करने को तैयार है, अगर कला उनके पास है, एक्टिंग उनके पास है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, कान। और करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। अब तक कुल 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 6 में टीम के हाथ जीत लगी तो इतने ही मैच टीम हार गई। 12 पॉइंट्स के साथ पंजाब अंक तालिका में इस समय 8वें नंबर पर काबिज है। आखिरी मैच में धवन की अगुवाई में पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स
को ही धूल चटाई। दिल्ली कैपिटल्स IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में डेविड वार्नर की सेना पंजाब का खेल बिगाड़ने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मैच में 5 रन से हराकर खुद को प्लेऑफ के बेहद करीब ला दिया। लखनऊ की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला 20 मई को KKR के खिलाफ खेलेगी और टीम अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में मैच के हीरो तेज गेंदबाज मोहसिन खान रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 11 रन नहीं बनाने दिए। लखनऊ द्वारा दिए गए 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 5 विकेट पर 172 रन बना पाई और मुकाबले को गंवा बैठी। इससे पहले लखनऊ की टीम ने कप्तान कुणाल पंड्या के 49 और मार्क स्टोइन्स की 89 रन के बदौलत 3 विकेट पर 177 रन का स्कोर खड़ा किया। देश में आर्म रेसलिंग का खेल, जिसे हम आम भाषा में पंजा लड़ाना कहते हैं, धीरे धीरे ही सही अब एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में देश में खेल की संस्था पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को विश्व आर्म रेसलिंग फेडरेशन और एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन से मान्यता प्राप्त हुई। इस मौके पर पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि जल्द ही देश में पंजा लड़ाने की लीग भी सामने होगी, ताकि पहले से ही युवाओं में लोकप्रिय इस खेल को और ज्यादा संजीदगी के साथ पहचान मिले। शख्सियत हैं वो बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं, लेकिन अब वो एक नए रोल में हैं। तो क्या है, कौन सी वो है शख्सियत और उनका क्या है नया रोल, सीधे उनसे मिलाते हैं आपको। मलयालम फिल्म से आपने शुरुआत की, मोहब्बतें फिल्म की किरण से निकल के अब एक नई जिम्मेदारी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के फिर इस तरफ आना क्या कुछ रहा है, इसके पीछे की कहानी। देखिए, ये सवाल तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। इनफैक्ट मेरे को एक्टर्स भी अगर मुझसे मिलते हैं तो वो सभी कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आप आर्म रेसलिंग या पंजा जैसे माचो स्पोर्ट में कभी एंटर करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रैंकली, जो हमने आर्म रेसलिंग या प्रो पंजा लीग जो चालू किया, उसका जो आइडिया है वो ऑफ कोर्स परवीन का था, मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि वो बहुत इनटू स्पोर्ट्स से हमेशा और हमेशा चाहते थे कि वो स्पोर्ट के प्रमोशन में ज़रूर आएँ। और जब स्पोर्ट के प्रमोशन में आने का जो आइडिया आया तो पंजे से बेटर हमें और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और ये इसलिए क्योंकि ये पहली बात तो एक इंट्रिंसिकली इंडियन स्पोर्ट है और आप बच्चा इंडिया में जानता है कि पंजा क्या है, व्हाट इज आर्म रेसलिंग, एवरी चाइल्ड नोज। एंड हम सब ने खेला हुआ है बचपन में, किसी ना किसी टाइम में, बचपन या कॉलेज में। तो हम ये जानते हैं ज़रूर कि इस स्पोर्ट का इंडिया में पॉपुलर होने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये हमने देखा था। और जो हमारे ये आज तक की प्रोग्रेस है उससे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम सही थे। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि वाकई धीरे धीरे इसकी जो कहना चाहिए जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी आता है कि आप अब क्योंकि पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी हो गई हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक मान्यता मिल गई है वर्ल्ड बॉडी से। तो अब जिम्मेदारी जो है वो कितनी ज्यादा आप लोग के लिए सामने है? पैफी, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनना, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और उससे ज़्यादा बहुत ही रिस्पेक्ट। फेडरेशंस को ऑपरेट करने का या रन करने का एक नया स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं, जिसमें एथलीट को हम आगे रखकर ही फेडरेशन चलाएं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एथलीट एक स्पोर्ट को बनाता है, तो अगर एथलीट स्टार ना बने या एथलीट कंफर्टेबल ना बने तब तक वो स्पोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ आपकी अपनी जो प्रो पंजा लीग है वो भी अब शुरू होने जा रही है। 28 जुलाई से इसकी डेट शायद कहीं पे सामने है। तो इस लीग आ जाती है ज़रूर, लेकिन लीग को सस्टेन करना और लीग को आगे बढ़ाना ये एक बड़ी भूमिका इसमें रहती है। तो उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? आपने बहुत सही बात कही। लीग की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन इस लीग को आर्म रेसलिंग नॉट हमारे साथ बट विद द स्पोर्ट, और वो एक शॉर्ट टर्म में नहीं होता। एक लीग हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, तो हमारा विजन इसका इनफैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है। प्रो पंजा नॉट ओनली प्लान्स टू continue the league but also to bring the world, and with the cooperation of PAFI
and Pro Punjab League, the whole combination together, we will bring the Asian and the World Arm Wrestling Federations to India. That is our aim, and it's not very far, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया जो है इंडिया की तरफ देख रही है फॉर आर्म रेसलिंग फॉर पंजाब। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो सफ़र है ये एक नई ऊंचाइयों को छुए और साथ ही साथ में जो आर्म रेसलिंग है वो पूरे देश में एक नई क्रांति ले गया है इस खेल को लेकर के। आपने हमसे बात की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं प्रीति झिंगियानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी कुछ इस आर्म रेसलिंग को लेकर के बातें उन्होंने बताई और ये भी कहा कि किस तरह से इसको विश्व स्तर पर बढ़ाने की कोशिश है और साथ ही साथ देश में इसको एक नया रूप देने के लिए जिस तरह की बातें उन्होंने बताई वो अपने आप में दर्शाता है कि ये खेल जो है वो जल्द ही एक अपने आप को देश में नए मुकाम पर पाएगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मोहम्मद हुसामुद्दीन का कहना है कि उनका लक्ष्य अब एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का है। यही नहीं, हुसामुद्दीन ने कहा कि चोट के चलते उन्हें विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हुसामुद्दीन से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। ने बेहतरीन कमाल दिखाया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और इस वक्त मेरे साथ है मोहम्मद हुसामुद्दीन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस बार, लेकिन शायद कलर अलग हो सकता था अगर आपकी इंजरी ना हुई होती। जी सर, जी ज़रूर, क्योंकि मेरे में एक तो हंगर भी था बहुत, क्योंकि मेरे 3-4 साल से वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस हुए थे, तो इस बार मुझे अल्टीमेट मतलब मुझे अपने आप को प्रूव करना था, प्रूव करके दिखाना था अपने आप को। तो उस मोटिव से भी मैंने मतलब इस बार अच्छा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मगर इंजरी के कारण मैं आगे खेल नहीं पाया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए हुसैनुद्दीन कि हम बहुत सालों से आपको देख रहे हैं कम्पीट करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे, बल आपको लगता है कि ये जो कंसिस्टेंसी थी एक बीच में मिसिंग थी, अब जब आपको ये मेडल मिला एक तरह से वो आपको पुश करेगा वो कंसिस्टेंसी लेके आने के लिए, खासतौर से ये जो मतलब ये जो कुछ ये वाला साल और अगला साल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफायर्स, ओलंपिक है, तो आपको लग रहा है कि ये कंसिस्टेंसी आपको बहुत हेल्प करेगी? हाँ, ये मुझे एक मोटिवेशन के टाइप मुझे और आगे मतलब जो भी अभी जो एशियन गेम्स के लिए है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए और अच्छा मतलब मेरा अंदर से भी ये होगा कि और करना है बोलकर। अगर आपकी इंजरी का थोड़ा बताइए, क्योंकि इसकी वजह से आपको वॉकओवर भी देना पड़ा, तो क्या इंजरी आपने डॉक्टर से आज मिलने गए थे, क्या बोला डॉक्टर ने, क्या कब तक आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कब तक आप रिकवर कर पाएंगे? डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा इंजरी बहुत माइल्ड है, मतलब माइनर इंजरी है, ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, छोटी है कि हो जाएगा बोला, अभी फिजियोथेरेपी वगैरह कराने से ठीक हो जाएगा बोला। कब तक फिर भी आप बॉक्सिंग में वापस आ सकते हैं? पहले तो अभी कल वहाँ पे और एक असेसमेंट करेंगे, उसके बाद फिर वो बताएंगे कि कितने दिन का रेस्ट करना है। अच्छा, आखिरी सवाल, ओलंपिक ड्रीम आपका बहुत दिनों से है और ये साल ओलंपिक का साइकिल स्टार्ट हो रखा है, इस वक्त क्वालिफिकेशन एशियन गेम्स के लिए, कितना अपने आप को देखते हैं इस वक्त रेडी की इस ओलंपिक के लिए? ओलंपिक के लिए मतलब पहले से अभी से ही मतलब स्टार्ट तैयारी शुरू करनी थी जो एशियन गेम्स से होने वाली है, मगर अभी थोड़ा मैं रेस्ट लूँगा, रिकवर पहले पैर की इंजरी ठीक करूँगा, उसके बाद मैं फिर वापस कम बैक करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो ये थे मोहम्मद हुसामुद्दीन जो बता रहे थे कि किस तरीके से इंजरी के चलते जो सपना था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वो रुक ज़रूर गया, लेकिन वो टूटा नहीं है और कोशिश इनकी यही है कि एशियन गेम्स के साथ ओलंपिक में वो अपना सपना जो है वो साकार कर पाएँ। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब बात गुड न्यूज़ की। भारतीय प्रतिदिन तकरीबन 15,000 टन प्लास्टिक कचरे में फेंकते हैं, जिनमें प्लास्टिक से बने पेन भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए गाजियाबाद में रहने वाले विवेक घरेलू स्तर पर कागज के पेन बनाकर लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिलिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले युवा पर्यावरण प्रेमी विवेक से। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये व्यक्तिगत स्तर पर एक अनोखी प्लास्टिक विरोधी मुहिम चला रहे हैं। तमाम तरह से अनुपयोगी कागज को एकत्रित कर ये हर माह घरेलू स्तर पर सैकड़ों पेन बनाकर लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। विवेक का मानना है कि रोजाना तकरीबन 5 से 10 लाख पेन कंपनियां बाजार में बेच रही हैं, जिससे प्लास्टिक कचरे के रूप में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है। पेन से हो रहे प्लास्टिक प्रदूषण के विकल्प के तौर पर
विवेक सस्ते कागज से तैयार कलम के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्लास्टिक की जो पेन है वो काफ़ी हद तक वातावरण को खराब करते हैं। वातावरण में हमारे में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पहले से ही बहुत अधिक है। एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत देश की, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने ये साबित किया है अपनी वेबसाइट पर कि वो एक दिन में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक पेन बेचती हैं। और लगभग मैंने कैलकुलेशन किया था उसके लिए, लगभग 3 लाख टन प्लास्टिक वो पर मंथ इस वातावरण में जहर का काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लेते हैं, तो इससे कई तरह की घातक बीमारियां होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जबकि कागज से तैयार पेन न केवल सस्ते व सुंदर हैं, बल्कि आकर्षक होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी हैं। विवेक ने इसका पेटेंट भी ले लिया है। ये काफी सुंदर भी है, उससे सस्ता भी है, और सबसे खासियत इस पेन की ये है, आपने देखा होगा बच्चे बचपन में इसको मुंह में लेते हैं प्लास्टिक के पेन को, उसमें कैंसर जैसी काफी अधिक बीमारियां इस हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। और प्लास्टिक वैसे भी हमारी नालियां हों और बहुत सारी चीजें हों, उसमें काफी अधिक जहर घोलने का काम कर रही है। विवेक का कहना है कि कागज से तैयार ये पेन अनुपयोगी होने के बाद जब मिट्टी में दबा दिए जाते हैं तो औषधीय महत्व के पौधे के रूप में जन्म लेकर पर्यावरण सुरक्षा का काम करते हैं। ये हमें लिखने के बाद हमें एक पौधा देता है, इसके अंदर मैंने सीड्स डाले हुए हैं, बीज, क्योंकि अश्वगंधा हैं, अगस्ता हैं और विभिन्न तरह के पौधे हैं, वो हमें हमारे वातावरण को देता है। और वो इस तरह के पौधे हैं जो कि समाज के हित में काम करते हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे अगस्ता है, अश्वगंधा है, तुलसा जी है, और भी विभिन्न तरह के पौधे के बीज मैंने इसमें डाले हुए हैं। लिखने के बाद आप कहीं भी इसको फेंक दो, वहीं पर हमको एक समाज में एक प्लास्टिक कचरे में फेंकते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं जीव जंतुओं व अन्य प्राणियों के लिए भी संकट भी बढ़ता है। यही वजह है कि विवेक द्वारा चलाई जा रही प्लास्टिक विरोधी मुहिम को एक और जहां सहयोग मिल रहा है, वहीं इनके द्वारा गाजियाबाद में बनाए जा रहे जैविक वन को विकसित करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सहित शहर के पर्यावरण प्रेमियों का पौधे देकर भरपूर समर्थन मिल रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।